प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रुपये की, डॉलर की, एआई ट्रेड की, अमेरिका में बढ़ रहे अनएम्प्लॉयमेंट की, रेट कट के चांसेस यूएस में क्या है, ओरेकल स्टॉक के बारे में जानेंगे और साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका का एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है इंडिया को लेकर, तो उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और इन सभी चीज़ों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इंडियन मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है या फिर आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद आज के टॉपिक को डिटेल में कवर करूंगा। इंडियन मार्केट का तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। सुबह तो खैर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, सुबह के मुकाबले रिलेटिवली तो बेटर है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं बोला जा सकता है ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सेक्टर्स में आईटी का परफॉर्मेंस आज अच्छा रहा है, लेकिन नीचे कोई खास परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। खासकर ऑटो, फार्मा तो काफ़ी गिरा हुआ है। तो ओवरऑल आज इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स देखेंगे तो यूएस मार्केट तो बुरी तरह से गिरा हुआ है ना, कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है यहाँ पे। एशियन मार्केट्स देखते हैं तो यहाँ भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है और जापान का मार्केट तो बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अब जान लेते हैं यूएस मार्केट में ब्लड बाथ क्यों हुआ। तो देखिए, ओरेकल का स्टॉक अगर आप देखेंगे ना 5% के आसपास गिरा है। वो इसलिए गिरा है क्योंकि यूएस में आपको पता है एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ओरेकल भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खासकर डेटा सेंटर्स में। तो डेटा सेंटर से रिलेटेड इसका एक पार्टनर था ओरेकल का, उसने मना कर दिया कि भाई और मैं फंडिंग नहीं करूँगा। ठीक है, एक डेटा सेंटर में अबाउट $10 बिलियन के आसपास का खर्च था। तो नेचुरली जब पार्टनर वहाँ से हट जाएगा तो उसमें फंडिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। इनफैक्ट ओरेकल का बोलना है कि आने वाले 15 to 19 ईयर्स में अबाउट $248 बिलियन वो खर्च करने जा रहा है। डेटा सेंटर रिलेटेड खर्च बहुत ज़्यादा खर्च है। तो इसमें जो उनके पार्टनर्स हैं, अगर वो हेल्प करने से मना कर देते हैं, फंडिंग करने से मना कर देते हैं, तो नेचुरली उनको फंडिंग और से कहीं और से लेना पड़ेगा। और यहाँ पर रिस्क ये है कि हो सकता है कि प्राइवेट इक्विटी से वो लोग पैसा उठाना शुरू करें। वहाँ पे होगा, पहले देखिए एआई रिलेटेड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था ना कि अगर ये कंपनीज अपने जो भी उनका जो खुद का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उससे अगर खर्च कर रही हैं तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा ना। स्टॉक मार्केट गिरेगा, फिर से रिकवर कर जाए, खुद का पैसा है। लेकिन अगर ये लोग कर्ज लेकर एआई सेंटर्स बना रहे हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, एआई रिलेटेड खर्च करेंगे तो वहाँ पे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा निगेटिविटी यूएस मार्केट में देखा गया कि वहाँ डर लग रहा है कि कहीं खर्च इतना ज़्यादा ना होने लगे कि ये लोग बाहर से कर्ज लेके, दैट इज़ डेट लेके इसमें पैसा लगाने लगे और वहाँ पे जिस तरह का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना खर्च कर रहे हैं तो किस तरह का रिटर्न आएगा, और वहाँ पे थोड़ा भी प्रॉब्लम आया, जो भी आप रिटर्न मान कर चल रहे हैं, अगर फ्यूचर में नहीं आया तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरेगा। ये सारे स्टॉक्स बुरी तरह से गिरेंगे। इसीलिए एआई रिलेटेड स्टॉक्स देखेंगे तो अच्छा खासा गिरावट आई यूएस में। ओवरऑल पूरा मार्केट ही गिर गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अच्छे वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो आपको चाहिए एआई, टेक्नोलॉजी और डाटा का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन, और यही कॉम्बिनेशन आपको मिलता है investing.com के इन्वेस्टिंग प्रो में। यहाँ आपको अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले निवेशकों के लिए 5 एआई बेस्ड स्ट्रैटेजी देखने को मिलता है। भारत मार्केट आउट परफॉर्मर जो कि एक लार्ज कैप स्ट्रैटेजी है, मिड कैप मूवर्स और स्मॉल कैप मूवर्स थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, इंफ्रा टाइटन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर आधारित है, और भारत बारगेन जो कि अंडर वैल्यूड शेयरों को दिखाती है। यह एआई ड्रिवन स्ट्रैटेजी हर महीने 15 से 20 टॉप भारतीय शेयरों का चयन करती है जिसमें आउट परफॉर्म करने की क्षमता होती है। एआई यहाँ 50 से भी ज़्यादा फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स को देखता है और हर महीने की पहली तारीख को पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टिंग प्रो आपको साफ साफ ये बताता है कि किन शेयर को क्यों जोड़ा गया और क्यों हटाया गया। नीचे आपको स्टॉक स्पॉटलाइट सेक्शन में दिखेगा कि स्ट्रैटेजी के ज़्यादातर शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वारेन एआई क्या है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स का चैट जीपीटी है। वारेन एआई आपको सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं बल्कि क्रिप्टो, कमोडिटीज, फॉरेक्स और बाकी सभी एसेट क्लासेस पर भी जवाब देता है। यहाँ आपको इन्वेस्टिंग प्रो के 2 प्लान मिलते हैं, प्रो और प्रो प्लस।
प्रो प्लान में सिर्फ एक एआई स्ट्रेटजी मिलता है, दैट इज भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, जबकि प्रो प्लस प्लान में आपको 5 एआई स्ट्रेटजीज मिलता है। प्रो में आपको 50 वारन एआई क्वेरीज पर मंथ मिलता है, जबकि प्रो प्लस में 500 क्वेरीज पर मंथ मिलता है। फिलहाल साइबर मंडे इन्वेस्टिंग प्रो सेल चल रहा है, जिसमें आपको 55% प्लस 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से खरीदते हैं। सभी डिस्काउंट के बाद प्रो प्लान पड़ेगा लगभग 2600 एक साल के लिए, और प्रो प्लस प्लान पड़ेगा लगभग 6600 एक साल के लिए। चेकआउट पेज पे आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अभी यूपीआई इनेबल्ड नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर सामने है। यूएस रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है जो कि लगातार बढ़ रहा है। ये बढ़कर 4.6% हो गया है। ठीक है, सितंबर में ये 4.4% था। अक्टूबर का तो डेटा नहीं आया क्योंकि वहाँ पे शटडाउन चल रहा था। अब यूएस में इन्फ्लेशन डेटा का वेट हो रहा है कि इन्फ्लेशन किस तरह का आता है, कि वो अब आने वाला है डेटा। तो देखिए, अभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बढ़कर डेटा है ना, 4 ईयर हाई पे है, मतलब कि कोविड के समय इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट था। तो इसको देखकर बिल्कुल लगता है कि अब वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है और भी ज़्यादा रेट कट करेगा। तो नेक्स्ट ईयर तो नहीं हम लोग मान कर चलें कि बट 2 रेट कट तो ज़रूर होना ही चाहिए। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट्स ईच का। अब अगर इन्फ्लेशन अगर कम होने लगे तो हो सकता है और भी ज़्यादा रेट कट हो, लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन कम होने का तो नाम नहीं ले रहा है ना। कट से डोनाल्ड ट्रंप के ये जो टैरिफ वार चला रहे हैं उसके कारण लगता भी नहीं कि नियर फ्यूचर में इन्फ्लेशन कोई कम होगा। बट हाँ, एटलीस्ट ये देख कर लग रहा है कि भाई यूएस इकोनॉमी जो कि हम मान कर चल रहे थे कि स्लो डाउन आ रहा है, वो बिल्कुल दिख रहा है। कोई बड़ा ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रिसेशन आ रहा है, लेकिन स्लो डाउन बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी इससे कंफर्म होता है कि वे रेट कट के चांसेस और बढ़ गए हैं। तो देखिए, रेट कट जब भी होगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा होगा कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे पैसा ज़्यादा जाएगा, यूएस से पैसा निकलेगा। तो इमर्जिंग इकोनॉमी में जब पैसा आएगा तो इंडिया को भी उससे फ़ायदा होगा। उसी तरह से एआई भी अगर आप देखें ना, एआई रिलेटेड अगर स्टॉक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आया, यूएस मार्केट गिरा, तो वहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट में थोड़ा पैसा आएगा, क्योंकि इंडिया में एआई स्टोरी नहीं है। तो अगर एआई रिलेटेड स्टोरी से इन्वेस्टर्स भागना शुरू करेंगे कि भाई यहाँ प्रॉब्लम आ गया है, तो वैसे इन्वेस्टर्स का थोड़ा पैसा इंडिया में ज़रूर आएगा, क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है एआई रिलेटेड। ऑफकोर्स इसको आप प्लस भी देख सकते हैं, माइनस भी देख सकते हैं। एआई नहीं है बहुत बड़ा निगेटिव है, लेकिन वही जब मार्केट गिरने लगेगा इससे रिलेटेड तो उसका पैसा कुछ आएगा, तो वहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, भाई हमारे एआई नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, रिलेटिवली पैसा सेफ होगा फॉर द टाइमिंग। इस तरह से आप देखें। और जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाने लगेगा, या फिर मार्केट को जब लग रहा है कि नीचे जा सकता है इंटरेस्ट रेट, तो ऑफकोर्स वहाँ पे यूएस डॉलर जो है धीरे धीरे वीक होगा। आप देखेंगे थोड़ा सा वीकनेस तो ऑलरेडी अब दिखने भी लगा है। ठीक, उसी तरह से वहाँ का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी धीरे धीरे कम होगा यूएस का। तो इसीलिए यूएस का डॉलर इंडेक्स देखें ना, तो 2 महीने के लो के आसपास है। उसका जो 10 ईयर का जीसेक है वो भी पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत कम गया है। अब एक और हमारे लिए अच्छी खबर वो है कि बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल रिसर्च इंडिया पे आया है, रिपोर्ट आया है। उनका मानना है कि 2026 होगा। कैलेंडर ईयर की बात बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर नहीं। कैलेंडर ईयर में जैन टू दिसंबर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल टू मार्च, तो कैलेंडर ईयर का रिपोर्ट है। उनका बोलना है कि भाई निफ्टी का जो टारगेट होगा कैलेंडर ईयर 2026 वो होगा 29,000 का। अभी तो 26,000 से भी नीचे है। तो उनका मानना है कि भाई थोड़ा रिटर्न तो जनरेट होगा, 2025 की तरह ये नहीं होगा, यहाँ से परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में उनका बोलना है कि लार्ज कैप्स में कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। मतलब ज़्यादातर तो जो एनालिस्ट्स हैं वही बोल रहे हैं कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप से रिलेटिव टू लार्ज कैप का परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। तो उनका ये बोलना है कि ये जो वैल्यूएशंस है पहले के मुकाबले थोड़ा रीजनेबल हुआ है, और साथ ही जो अर्निंग आउटलुक है कंपनीज़ का वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। इसीलिए परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव होगा, और इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल FIIs जो अभी लगातार बेच रहे हैं वो या तो बेचना बंद कर देंगे पूरी तरह से, और या फिर थोड़ा बहुत वहाँ से आप पॉजिटिव FI इन्फ्लोज भी देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे अब देख लेते हैं ना, बहुत बड़ा कंसर्न था कि भाई हमारा एक्सपोर्ट बुरी तरह से हिट हो रहा है क्योंकि US में हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, टैरिफ बहुत ज़्यादा था। 2 महीने से तो उसी तरह का देखा, लेकिन अब वो पूरा चेंज हो गया है। जो नवंबर का डेटा आया है ना, उसमें हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों आता है, तो 74 बिलियन US का रहा है। ठीक है, और पिछले साल के नवंबर मंथ से कंपेयर करें तो अबाउट 15.5% वो ज़्यादा है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जैसे कि गुड्स
एक्सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो अबाउट 38 बिलियन US डॉलर्स का रहा है और पिछले साल के मुकाबले ये 19% ज़्यादा आया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है ना, इतना ज़्यादा टैरिफ होने के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट्स इतना ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ रहा है? इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और इंपोर्ट देखें ना, इंपोर्ट पहले के मुकाबले लगभग वही है, थोड़ा बहुत कमा है। टोटल इंपोर्ट देखेंगे तो अबाउट 80.6 बिलियन US डॉलर्स का रहा है, जो कि पहले के मुकाबले अबाउट 0.6% से कम हुआ है। नाउ आपको इंडियन रुपी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हालांकि रुपया लगातार गिर रहा है ना, डॉलर के मुकाबले 91 क्रॉस कर गया था, अब तो खैर थोड़ा अप्रिसिएट किया, 90 के आसपास आ गया है। तो देखिए, जब भी आप इंडियन रुपी को देखें ना, तो मैंने पहले ही बताया कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जरूर चेक करें। उससे ही आपको सही आइडिया मिलेगा कि रुपी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है ना, वो करेंसी का जो वैल्यू है उसे एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ कंपेयर करता है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इंडिया का अगर आप करेंसी देखें ना, तो हम 6 करेंसी बास्केट से कंपेयर करते हैं। तो 6 करेंसी जो इंपॉर्टेंट करेंसीज हो क्या क्या है? USD डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड हो गया, उसके बाद चाइना का युआन हो गया और सिंगापुर का डॉलर हो गया। इससे क्योंकि हमारा ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इन्हीं के साथ होता है। दूसरा कंपैरिजन हम करते हैं 40 करेंसी के बास्केट के साथ ना, क्योंकि ये जो 40 करेंसी का बास्केट है, वहाँ हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखेंगे ना, इंडिया का ट्रेड, वो ऑलमोस्ट 88% होता है। तो इससे दोनों से कंपैरिजन करके हमें पता चलता है कि जो रुपी है वो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड से रिलेट। ठीक है, तो इससे अगर आप फेयर वैल्यू जानना चाहेंगे ना, तो फेयर वैल्यू 100 का होता है। तो अगर रुपी का वैल्यू 100 होगा या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो बोलेंगे फेयरली वैल्यूड है रुपी। ठीक है, फिलहाल क्या है हमारा? तो फिलहाल है अबाउट 97 से अबाउट 97.5 के आसपास लेटेस्ट रेट है। इसका ये मतलब हुआ कि रुपी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है, क्योंकि नवंबर 2024 का डेटा देखेंगे ना, तो ये 108 के आसपास था। तो उस समय शायद मैंने आप लोग को एक वीडियो में बताया भी था कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा बहुत यहाँ से गिर सकता है। तो अब लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं रहा, अब अंडर वैल्यूड हो गया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में तो वोलेटिलिटी बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा है? FIIs का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगा, लेकिन रुपी अब अंडर वैल्यूड हो गया, तो आने वाले महीनों में आप बिल्कुल देखेंगे कि यहाँ से रुपी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, दैट इज अप्रिसिएट करेगा। रुपी देखिए हर एक साल थोड़ा बहुत गिरता है ना, उसका रीज़न मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को डिटेल में बताया था। एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है? इन्फ्लेशन का गैप ना। डिफरेंट इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन कहाँ है? इंडिया का इन्फ्लेशन देखें ना, तो पहले के मुकाबले लगातार कम हो रहा है। ठीक है, दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से भी कंपेयर करेंगे ना, तो पहले वाला जो गैप हुआ करता था इन्फ्लेशन का या फिर इंटरेस्ट रेट का, उस तरह का गैप नहीं रहा। इन्फ्लेशन का गैप कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट का गैप कम हो रहा है पहले के मुकाबले। इसीलिए आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो रुपी डिप्रिसिएट करता था ना पहले, वो धीरे धीरे उसका डिप्रिसिएशन कम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे डिप्रिसिएशन कम होगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आप सभी लोग फील कर रहे होंगे ना। देखिए, कई बार मैंने पहले भी कई महीनों से इनफैक्ट ये हम डिस्कस करते हैं ना, पहले क्या हो रहा था ना कि क्रेडिट कार्ड लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, बैंक से या NBFC से बहुत सारे कॉल्स आते थे, ईमेल्स आते थे, SMS मैसेजेस आते थे। बीच में बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि RBI बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, और उसी पीरियड से फिर हमारे यहाँ इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम दिखने लगा। क्रेडिट ऑफ टेक है ना, वो कम होने लगा। लेकिन अब फिर से पिछले कुछ समय से अगर आप भी महसूस कर रहे होंगे ना, आपको कॉल्स आना शुरू हो गया होगा, मेल आना शुरू हो गया होगा, SMS आना शुरू हो गया होगा ना। क्रेडिट कार्ड पे आप लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो क्रेडिट ऑफ टेक है ना, वो बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, और क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ेगा तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स क्रेडिट ऑफ टेक जब बढ़ता है ना, तो 2-3 साल तक तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि NPS थोड़ा बढ़ने लगेगा, फिर से RBI थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, फिर से थोड़ा रुकेगा, फिर से 2-3 साल के बाद फिर, तो ये सिक्लिकल है, चलता रहेगा। तो एटलीस्ट आने वाले 2-3 साल तक तो लगता है कि भाई क्रेडिट ऑफ टेक हमारा अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है, GST कट हुआ है, इनकम टैक्स कट हुआ है, तो उसके कारण इकोनॉमी में अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल आने वाले महीनों में इसका असर इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।